सभी के सामने आने के बाद सभी के होश उड़ गए, यहाँ तक कि पुलिस के भी। और शायद इस केस का जो सच है वो जानने के बाद में आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो पूरी कहानी जानने के लिए चलते हैं टाइम में थोड़ा सा पीछे। 30 अप्रैल 2023 का वो दिन होता है। यहाँ पे सोनीपत में एक गांव है असदपुरा। वहां पे रहते थे गंगा राम, जो कि एक राजमिस्त्री का काम करते हैं। इसके अलावा उनके घर में है उनकी पत्नी शोभा देवी, जो कि उन्हीं के साथ में मजदूरी का काम करती है। इन दोनों की ही 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी नीतू जो कि 13 साल की है, छोटी बेटी आस्था जो कि 4 साल की है, और एक बेटा जो कि 3 साल का है। अब रोजाना की तरह इनके घर में एक आम दिन होता है। यहाँ पे गंगाराम और शोभा अपने काम पे जाने ही वाले होते हैं। तभी उनकी सबसे बड़ी बेटी नीतू आकर कहती है कि अब मैं 7वीं कक्षा में हो गई हूँ, मुझे थोड़ी सी बुक्स चाहिए। या तो आप मेरे साथ में मार्केट चल लीजिए या फिर आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए बुक्स के लिए। तो यहाँ पे उस टाइम पे गंगाराम के पास में पैसे नहीं होते, खुले पैसे नहीं होते। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं थोड़ा काम खत्म करने के बाद तुम्हारी माँ को वहां से भेज दूंगा काम से, या तो वो तुम्हारे लिए बुक्स लेके आ जाएंगी, वरना तुम उनके साथ मार्केट चले जाना और बुक्स लेके आ जाना। इतना कहने के बाद में यहाँ पे गंगाराम और शोभा चले जाते हैं अपने काम पर। अब यहाँ पे उसी दिन 30 अप्रैल 2023 को शोभा अपना थोड़ा काम खत्म करने के बाद में वापस अपने काम से छुट्टी लेके घर आ जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी नीतू को बुक्स दिलानी होती है। अब यहाँ शोभा जब घर पहुंचती है तो उन्हें घर पे कहीं पर भी नीतू दिखाई नहीं देती। इसके बाद में वो पूरा घर छान मारते, फिर भी नीतू कहीं मिलती नहीं। एंड में वो जाती है घर की छत पे। वहां पर जाने के बाद जो वो मंजर देखती है उसे देखकर उनकी चीखें निकल जाती है। अब यहाँ पे उनकी चीखें सुनने के बाद में मकान मालिक और जो भी पड़ोस के लोग थे वो सभी वहां पे छत पे इकट्ठा हो गए। अब वहां पे जो घर की सबसे बड़ी बेटी है नीतू, जो कि 13 साल की है, वहां पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी थोड़ी सी बेसुध हालत में। उसके कपड़े भी थोड़े अस्त व्यस्त थे। यहाँ पे कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर इस बच्ची को अचानक से क्या हो गया। तो सभी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब यहाँ पे उस समय तक हॉस्पिटल में गंगाराम भी आ चुके थे। अब यहाँ पे हॉस्पिटल जाने के बाद में पता चलता है कि जो नीतू है वो तो असल में मर चुकी है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। यहाँ पे उसके कपड़े भी थोड़े अस्त व्यस्त थे। तो पुलिस ने और डॉक्टर्स ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है इसके साथ में किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की हो और उसके बाद में नीतू को जान से मार दिया। यहाँ पे अब पुलिस कहती है कि चलो इस बच्ची का पोस्टमार्टम कर लो और उसके बाद में हमारे सामने सारी रिपोर्ट्स आ जाएगी, असलियत सामने आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो गंगाराम होते हैं और शोभा होते हैं वो किसी भी तहकीकात या फिर पोस्टमार्टम करने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं साहब, हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। यहाँ पर अगर ऐसा वैसा कुछ निकल भी जाता है तो बेटी की बदनामी होगी, और यहाँ पे हमारे पास में इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है, और हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे और भी है। अब जो बड़ी बेटी थी उन्हें जाना था वो चली गई, लेकिन हमारे दोनों बच्चों का क्या होगा, हमें उनके बारे में भी सोचना है। तो यहाँ पे पुलिस को भी उनकी बात थोड़ी सी सही लगती है, इसलिए यहाँ पे पोस्टमार्टम और किसी भी तहकीकात का जो प्लान होता है वो यहाँ पे रद्द कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस यहाँ पे उनके जो पेरेंट्स होते हैं नीतू के, उन्हें कहते हैं कि आप हमें लिखित में लिख के दे दीजिए कि आपको कोई भी तहकीकात की जरूरत नहीं है। इसके बाद में नीतू के जो माता पिता होते हैं वो लिखित में दे देते हैं पुलिस को। अभी यहाँ पे जो नीतू की लाश होती है उसे पैक किया जा रहा होता है, तब डॉक्टर्स देखते हैं कि नीतू के गले पे कुछ निशान है। वो निशान इस तरीके के थे कि किसी ने उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की हो। तो अब यहाँ पे ये सीधे सीधे बनता है मर्डर का केस। इसके बाद में पुलिस जो होती है वो लाश को अपने अंडर में ले लेती है और पोस्टमार्टम करवा देती है। इसके बाद में 1 तारीख को आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और यहाँ पर अब पुलिस अपनी तहकीकात में लग चुकी होती है। तो एक चौंकाने वाला राज पुलिस के सामने आता है। यहाँ पे जो नीतू के पिता थे गंगाराम, असल में वो उसके पिता थे ही नहीं, वो उसके सौतेले पिता थे। क्योंकि यहाँ पे जो इनका परिवार था ये कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे सोनीपत में आके शिफ्ट हुए थे। इससे पहले ये जो मूल निवासी है ये है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में एक गांव है टीकमगढ़, ये वहां के रहने वाले थे। अब टीकमगढ़ में जो शोभा होती है उनके जो पहले पति होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में जो दूसरी शादी होती है शोभा की, वो होती है यहाँ पे गंगाराम से। और जो पहले पति होते हैं शोभा के, उन्हीं से उनकी एक बेटी होती है जो कि होती है ये नीतू, जो कि केस की जो मेन कैरेक्टर है वो।
तो यहाँ पे जो पुलिस का सबसे पहले शक जाता है वो जाता है गंगाराम पर, क्योंकि वो उनके सौतेले पिता थे। इसके अलावा वहां पे जो उनके मकान मालिक थे सोनीपत में, उनके बयान के अनुसार उस दिन घर के अंदर कोई भी नहीं आया था और ना ही उनकी बेटी नीतू घर से बाहर गई थी। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि घर से बाहर से कोई आया हो अंदर और नीतू का कत्ल करके चला गया हो। इसलिए घर वालों के ऊपर ही पुलिस का सबसे पहले शक जाता है और घर वालों में भी सबसे बड़ा शक जाता है गंगाराम पर, क्योंकि वो उनके सौतेले पिता थे। हो सकता है पुलिस के अनुसार उन्होंने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की हो और नीतू ने जब विरोध किया हो तो यहाँ पे उसके पिता गंगाराम ने ही नीतू को मार दिया। इसलिए यहाँ पे पुलिस जाती है शोभा के पास में, जो कि नीतू की माँ है। लेकिन यहाँ पे नीतू की माँ शोभा का बहुत ही ज्यादा बुरा रोके, वो यहाँ पे किसी तरीके से बोलने की हालत में भी नहीं होती। इसलिए पुलिस क्या सोचती है कि चलो अब जाके गंगाराम को अरेस्ट कर लिया जाए। यहाँ पे शक के बिहाव पे गंगाराम को अरेस्ट कर लिया जाता है और जब यहाँ पे गंगाराम को अरेस्ट किया जाता है उसके बाद में पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। पुलिस ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। होता है एक छोटा सा ट्विस्ट। अब यहाँ पे गंगाराम के अरेस्ट होने के बाद में आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सभी के सामने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो नीतू थी उसके साथ में किसी भी तरीके का कुछ गलत नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, पोस्टमार्टम में ये बात सामने आती है कि उसका कत्ल जरूर हुआ है। अब यहाँ पे जो कत्ल का इल्जाम होता है सीधा सीधा सबसे पहला गंगाराम के ऊपर होता है। अब यहाँ पे जब गंगाराम को कस्टडी में लिया जाता है, उसके ऊपर थोड़ा दबाव बनाया जाता है, तो यहाँ पे वो हार मान लेता है और अब खुलते हैं इस केस के पन्ने सभी के सामने। और आप ट्रस्ट कीजिए, ये जो केस है जब आपके सामने इसकी असलियत आएगी तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ पे गंगाराम अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि ये जो कत्ल किया है ये उसी ने ही किया है, लेकिन ये उसने अकेले नहीं किया है बल्कि किसी के साथ में मिलके किया है। अब वो शख्स कौन है जिसके साथ में मिलके उसने कत्ल किया? तो वो होती है शोभा, जो कि नीतू की असली माँ है, जिसने नीतू को जन्म दिया। अब यहाँ पे जो ये कत्ल हुआ है इसमें शोभा का हाथ है, ये तो शॉकिंग है ही है। इसके साथ में एक और सबसे शॉकिंग बात ये है कि आखिर कोई रोने की एक्टिंग इतनी अच्छी कैसे कर सकता है। मेरे लिए तो सबसे शॉकिंग वही था। इसके अलावा अब आते हैं इस केस की असलियत के ऊपर। तो यहाँ पे शोभा और गंगाराम अपना जो जुर्म होता है वो कबूल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर जो मारने का कारण है, हत्या करने का कारण है, वो क्या है। तो यहाँ पे शोभा और गंगाराम बताते हैं कि यहाँ पे हरियाणा में सोनीपत में आने से पहले जो नीतू है वो अपने दादा दादी के पास में टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश में रहती थी और वहां पर उसी के स्कूल में उसका किसी के साथ में अफेयर चल रहा था, एक उसका बॉयफ्रेंड था। लेकिन यहाँ पे हरियाणा में आने के बाद में भी जो नीतू थी वो उसके साथ में टच में थी, उससे फोन पे बातें किया करती थी। और एक दिन यहाँ पे शोभा ने अपनी बेटी को बातें करते हुए पकड़ लिया। अब यहाँ पे शोभा हर माँ की तरह अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि इस उम्र में ये सारी चीजें सही नहीं, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके से नीतू मानती ही नहीं है। यहाँ पे कम से कम 150 बार यहाँ पे शोभा नीतू को पकड़ती है, हर बार उसके साथ में मारपीट भी की जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नीतू उनकी बात नहीं मानती। इसके बाद में गंगाराम भी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटी गंगाराम की बात भी नहीं मानती। इसके अलावा जिस जो गांव में वो रहते थे वहीं पे जो स्कूल था जहाँ पे नीतू जाती थी वहां भी कुछ लड़कों से वो बातें करती थी, आस पड़ोस के लड़कों से बातें करती थी, यानी कि वो काफी लड़कों के टच में आ चुकी थी। और यहाँ पे अब बेइज्जती ना हो जाए, बेटी की कहीं बदनामी ना हो जाए, उसकी वजह से घर में हमारी बदनामी ना हो जाए, इस डर से यहाँ पे जो कत्ल उन्होंने किया उससे जो एक दिन पहले यानी कि 29 अप्रैल को भी इसी बात के ऊपर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बहस होती है। यहाँ पे नीतू को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन नीतू अपने माता पिता दोनों की ही बातें बिल्कुल नहीं मानती। अब यहाँ पे जो माता पिता होते हैं गंगाराम और शोभा, वो यहाँ पे 29 को ही यहाँ पे जो नीतू होते हैं उसके कत्ल करने की प्लानिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे किसी को उनके ऊपर शक ना हो इसलिए वो सोचते हैं कि जो हमारा डेली रूटीन है हमें उसी के ऊपर काम करना है। अब यहाँ पे सुबह वो उठते हैं, यहाँ पे नीतू को छत पे लेके जाते हैं, छत पे ही नीतू का कत्ल करते हैं। उसके बाद में नीचे आके नाश्ता करते हैं आराम से बैठ के। उसके बाद में अपने बच्चों के साथ में चले जाते हैं अपने अपने काम पे और बच्चों को छोड़ देते हैं स्कूल में, ताकि उनके ऊपर किसी को भी शक ना हो। अब यहाँ काम से जब शोभा आती है वापस तो बेटी को बुक्स दिलाने के बहाने से आती है। तो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उसके
उसके साथ में उन्हें भी यही लगता है कि शोभा अपने घर में अपनी बेटी को बुक्स दिलवाने लेके गई है। तो यहाँ पे किसी को भी उनके ऊपर शक नहीं होता। लेकिन वो कहा जाता है ना, चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका जुर्म सभी के सामने आ ही जाता है। और यहाँ पे भी बड़े ही शारती तरीके से इन्होंने कत्ल किया और यहाँ पे कत्ल से बचने की भी इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे पकड़े गए। तो ये था हमारा आज का केस जिसने सभी को हिला कर रख दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये केस सुनने में अच्छा लगा होगा।